छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसमें मैं एमसीक्यू लेके आया हूं, उसी में आपको समझा देना चाहता हूं। इससे पहले जो नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, बता देना चाहूंगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट दबा के सारी चीज को देख सकते हैं। अधिनियम का एमसीक्यू बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं। बहुत सरल है ये छत्तीसगढ़ महिला का जो दहेज प्रतिशत अधिनियम, क्योंकि मात्र कितनी धाराएं हैं, तो मात्र 10 धाराएं हैं। मात्र इसमें 10 धाराएं हैं। अभी से छोटा छोटा एक एक नजर में बता देता हूं। पहला जो धारा होता है, हमेशा याद रखना, जो पहला धारा होता है वो विस्तार का बताता है। माने इसमें पहला धारा ये पूरा विस्तार भारतवर्ष में इसका विस्तार होगा, ये बताएगा। धारा 2 की बात किया जाता तो धारा 2 में हमेशा परिभाषाएं दी जाती है। तो जो भी अधिनियम का 2 वाला भाग होगा वो परिभाषा से संबंधित होता है। अब आता है धारा 3। धारा 3 इसमें जो बताया गया है वो है लेना और देना। माने दहेज लेना और देना, माने प्लस माइनस, इसमें ऐसे याद कर लेना, प्लस माइनस। अगर दोगे और लोगे तो आपको उसको क्या बनाया गया, अपराध बनाया गया। धारा 4 की बात कर लिया जाए तो मांगना। अब ऐसे माना चारा, कोई चारा नहीं है मेरे पास अब मांगने के सिवा, तो मांगना बताया, दहेज मांगने पर अपराध बनाया गया किसको, धारा 4 को। भाई मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं दहेज मांग रहा हूं, यहां पर तो याद रखना ये 4 बनाया गया। धारा 5 की अगर, हाँ एक बात और, 4A में अगर 4A मने एड, 4A मने कोई चारा नहीं, एड देने के सिवा, एड दोगे, विज्ञापन दोगे तो अपराधित बना दिया गया, ऐसे याद हो जाएगा। 5 अगर बात किया जाए, धारा 5 की बात कर लिया जाए तो करार करते हो भैया मेरी लड़की का शादी इससे होगा तो मैं ये घर दूंगा, ऐसे करार अगर करते हो यहाँ पर दोनों, तो उसको शून्य घोषित किया गया, करार उसमें हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। अब धारा 6 को बस याद करना, तो 6 याद करोगे, मान लो आपने दहेज दे दिया, अगर पूर्व में दे दिया है, जिस दिन दे दिया पूर्व में दे दिया है, आपने उनको दहेज पहले से दे दिया है, तो कहा गया है कि जिस दिन विवाह होगा उसके तारीख के 3 महीने के अंदर आपको उसको लौटा देना होगा। अगर मान लो शादी होने के बाद आप देते हो, माने जिस दिन दिए हो, बाद में अगर दिए हो, और जिस दिन दिए हो उस दिन के 3 महीने के बाद, जिस दिन दिए हो उसके 3 महीने के बाद आप उसको दहेज को लौटा देगा, और ये कहा गया। और धारा अगर 7 की बात कर लिया जाए तो 7 में कहा गया है कि अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, अपराधों का संज्ञान करेगा। 8 में जो बनाया गया है, धारा 8 की बात किया जाए, इसको संज्ञेय, अजमानती और असमनी बनाया गया है, और सीधा सीधा 10वां आ जाओ, 10वां आ जाएगा सीधा नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को सौंपा गया। कुछ नहीं यार, अब फटाफट जवाब दे देना। मैं फिर से रिपीट हल्के से बता देता हूं। 1 में हमेशा क्या होता है, विस्तार होता है। 2 में हमेशा परिभाषा होता है। 3 में लेना और देना को अपराध बनाया गया। 4 में अगर चारों खानों में मेरे पास कोई चारा नहीं, मांगोगे तो आपको दहेज मांगोगे तो अपराध बनाया गया। 4A में विज्ञापन एड दोगे तो बनाया गया। 5 में 5 आदमी मिलकर करार करते तो उसको अपराध बना दिया। 6 में अगर दे चुके हो, पूर्व में दे दिए हो, तो विवाह के दिन से 3 महीने के अंदर आपको लौटाना होगा, और विवाह के बाद दियो तो जिस दिन दियो हो उसके 3 महीने बाद लौटा दोगे। 7 में कौन संज्ञान लेगा, ये बताया गया है। 8 की बात किया जाए तो इसको संज्ञेय अपराध, अजमानती और असमनीय अपराध बनाया गया, और 10 में नियम कानून बनाने की शक्ति। बस खत्म यार, और कुछ नहीं है, बाकी आप फटाफट आप जवाब दोगे। तो चलिए हम लोग इसको चलते हैं लेके। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इसका आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब अधिनियमित हुआ था? 1 फरवरी 1961 को, 5 जून 1961 को, 20 मई 1961 को, 20 दिसंबर 1961 को। क्या होगा सही आंसर आएगा, 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ था। इसको भी याद कर लो यार, ऐसा दहेज मांगना है तो जाओ अपने वाइफ को या अपने बहू को बोल रहे हो, जाओ मायके जा 20 तोला सोना ले, जा मायके जा 20 तोला सोना लेके आ। मैंने ऐसे करके याद करोगे तो आजा मायके से मई आ जाएगा, 20 तोला से 20 मई। 20 मई 1961 को इसको अधिनियमित किया गया था। अब आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के पूरे भारत में कब लागू किया गया? लागू किया गया 1 जून 1961 को, 1 जुलाई 1961 को,
10 दिसंबर 1961 को, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा 1 जुलाई 1961। अब बहू को धमकी दे रहे हो, अगर आपने दहेज नहीं लाया तो एक बार में ही जला देंगे, एक बार में ही जला देंगे, ऐसा धमका। तो एक बार में एक जला से जुलाई ना, यहां से ऐसे करके याद कर लेना। तो 1 जुलाई 1961 आपको याद हो जाएगा। वैसे मैं ट्रिक पर दे चुका हूं वीडियो, आप देखना चाहते हो तो मैं प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिक देखना। ट्रिक में मैंने पूरा वीडियो बताया है कैसे इसको याद किया जाए, इन कब लागू हुआ और कब अधिनियमित हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना, दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, ए बी दोनों। नो डाउट इसमें ए बी दोनों आएगा। दहेज लेना और दहेज देना दोनों को अपराध घोषित किया गया है। क्वेश्चन है, कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मर जाती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? सही आंसर सी आएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष के अंदर अगर खत्म हो जाती है तो उसे असामान्य मृत्यु माना जाएगा। दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो तब किसे अंतरित होगी? माता पिता को, यदि संतान है तो उसे, ए और बी दोनों को, पति को? सही आंसर इसमें सी आएगा, ए और बी दोनों को। क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो मैंने कहा था संज्ञान जो है अपराधों का संज्ञान धारा 7 के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है छठवां का आंसर। सही आंसर आएगा बी आएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, ये इसका संज्ञान ले सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? थाना प्रभारी, निरीक्षक रेंक का थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी ही इसकी विवेचना करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? विवाह के पक्षकार द्वारा संपत्ति लेना और देना दहेज कहलाता है। मेहर दहेज की परिभाषा में आता है। पक्षकार के माता पिता द्वारा दहेज लेना दहेज कहलाता है। विवाह के अवसर पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष की संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना दहेज कहलाता है। तो ये वाला जो मुस्लिमों में चलता है मेहर, मेहर जो होता है लड़कियों को दिया जाता है शादी से, निकाह से पहले लड़कियों को जो दिया जाता है उनके दहेज, दहेज नहीं देते, वास्तव में स्त्री धन है वो, तो मेहर दहेज की परिभाषा में नहीं आता। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? हमने ये पढ़ चुका था, धारा 3 में ही कहा है लेना और देना, लेना और देना दोनों को ही गुनाह बनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है देता, कितना जुर्माना लगाया जाएगा? कम से कम 15,000, 15,000 रुपए से दहेज के मूल्य तक, जो दहेज का मूल्य वही जुर्माना होगा। अधिकतम 15,000 से दहेज के मूल्य तक। वास्तव में इसका सही आंसर ये बोला गया है कि 15,000 रुपए से दहेज के मूल्य तक। अब 15,000 रुपए तो लगा, अगर दहेज का मूल्य ज्यादा है तो फिर दहेज का मूल्य को मान लिया जाएगा, या तो दहेज का मूल्य कम है तो 15,000 जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसे समझो इसको। अगर दहेज का मूल्य कम है तो वो तो 15,000 जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन 15,000 से अगर दहेज का मूल्य 15 लाख है और उससे 15,000 जुर्माना बस उन लोगों को नहीं चलेगा ना, तो फिर दहेज के मूल्य तक फिर लग जाएगा उसका। फिर यहाँ पर ये कहा, कंडिका में ये कहा गया है। अब क्वेश्चन 10वां नंबर हमारे सामने आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किया गया करार क्या होगा? अवैध, वैध, शून्य या शून्य करणी? वास्तव में अवैध, अवैध और वैध नहीं, उसको बनाया गया शून्य, माने ये करार ही गलत है।
इसको किसी भी प्रकार का विधि माल्य नहीं किया जा सकता। शून्य कारणी मतलब ये होता है कि उसमें कुछ चीजों को अगर आप फिर अमल कर दो तो वो विधि सम्मत बन जाता है, लेकिन इसको किसी भी अवस्था में विधि सम्मत नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस प्रकार का करार जो भी है वो शून्य है, पहले से ही शून्य है। क्वेश्चन हमारे सामने है, किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? धारा 8, धारा 8 का, धारा 8 खा या धारा 9? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 8 ख के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज मांगना या दहेज लेने और देने की मांग करना दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? मैंने कहा ना, चार, मैंने धारा 4 बताया था। भाई मेरे पास चार, मैंने धारा 4 मैंने इसलिए कहा कि मेरे पास चारा ही नहीं है मांगने के सिवा, तो ये आ जाएगा, धारा मांगना बोला तो ये भी आ जाएगा धारा 4। धारा 4 में इसको दंडनीय बनाया गया है। क्वेश्चन 13 आपके सामने यहां पर आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ये आपसे आपके पास क्वेश्चन है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को, ए बी दोनों को? यहां पर मैं बता दूं, धारा 9 नहीं बताया था। धारा जो 9 है, सेक्शन जो 9 की बात करता है, ये केंद्र सरकार को नियम बनाने की अनुमति देता है। वहीं सेक्शन 10 की अगर इसकी बात करूं तो सेक्शन 10 मैंने धारा 10 में ये राज्य सरकार को, धारा 10 में ये राज्य सरकार को नियम बनाने की अनुमति देता है। मैंने धारा धारा सेक्शन 9 केंद्र सरकार को और धारा 10 राज्य सरकार को नियम बनाने की अनुमति देता है। तो ए केंद्र सरकार भी बना सकता है, बी राज्य सरकार भी बना सकता है, अर्थात इसका उत्तर डी आएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? अब यहां पर है लेने और देने के लिए सजा की बात किया। 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपए का जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना, और दहेज की राशि जो भी अधिक है, न्यूनतम 2 वर्ष का अधिकतम और 5 वर्ष का कारावास। धारा अंतर्गत दहेज लेना और देना कौन सा धारा? तो याद रखना, धारा 3। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। 5 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपए का जुर्माना और दहेज की राशि जो भी अधिक हो, ये आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को कब लौटाया जाएगा? विवाह के दिन, विवाह के 3 माह के भीतर, दहेज लेने की तारीख के 3 माह के भीतर, पता चलने की तारीख के 3 माह के भीतर। ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया गया था कि धारा जो 6 में जो है वो लेने और देने पर करार था। अगर आप पहले ही ले लिए हो तो जिस दिन विवाह आपका हो रहा है उस दिन से मैं गिनूंगा, उस दिन जिस दिन विवाह हुआ है उस दिन से, विवाह जिस दिन हुआ है उस दिन से आपका करार चलेगा। और मान लो 1 जून को, 1 जुलाई को विवाह हुआ है, उस दिन से मैं इसको लेकर चलूंगा। 3 माह का आपको समय दिया है, आप उसको लौटा दीजिए। तो विवाह के 3 माह के भीतर, तो यहां पर आंसर जो आएगा 15 का जो आंसर आ जाएगा बी, विवाह के 3 माह के भीतर आपको लौटाना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दहेज मांगने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितना दंड दिया जा सकता है? मांगना को किसमें? धारा 4 में बनाया गया था, हमने पहले बताया गया था। न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष या 3 वर्ष या 10,000 रुपए का जुर्माना, न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष और 15,000 रुपए का जुर्माना, न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 का जुर्माना, न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास। इनमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। अगर आप मांगते हो न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है केवल मांगने पर। 17 नंबर का आता है, दहेज संबंधी विज्ञापन, दहेज संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? आपको मैं समझाया था 4A एड देना, 4A के बाद एड देना, एड से मांगना, ये आता दहेज संबंधी विज्ञापन।
3 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास या 6 माह का कारावास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 5 वर्ष का कारावास आपको हो सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज लेने व देने का करार शून्य होगा। इस प्रकार का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। पहले ही बता दिया था, 5 आदमी मिलकर करार कर रहे हैं, तो करार को धारा 5 में ही क्या बनाया गया? शून्य बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में गलत कथन को कौन सा है? माने इसमें आपको गलत कथन आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा आएगा। तो इसमें हम देखते हैं, अपराध का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, तो बिल्कुल लेगा। इसमें व्यथित व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता भाई? ये तो बिल्कुल गलत है। कोई कोई मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर संज्ञान लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। क्यों नहीं लग सकता? जनहित याचिका के तहत ये ले सकता है। तो यहाँ पर 2 और 4, मतलब इसका आंसर अगर मैं लूं तो 2 और 4 मतलब डी वाला आंसर इसमें आ जाएगा। यही ये वाला गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध किस प्रकृति की होगी? संज्ञेय जमानती समनी, असंज्ञेय अजमानती अशमनी, असंज्ञेय अजमानती व समनी, संज्ञेय अजमानती व अशमनी। तो यहाँ आंसर डी आ जाएगा। संज्ञेय वह अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो पहला तो है ये संज्ञेय अपराध है। अजमानती मतलब इसमें जमानत आपको नहीं मिलेगा। असमनी किसी प्रकार का पैसा ऐसा देके आप समन नहीं कर सकते कि बगल वाले को पैसा ऐसा देके मिटवा वो कर दो, मिटमाट कर दो, बोलते नहीं, वो नहीं कर सकते। तो ये अशमनी है। इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति किस धारा में निहित है? यहाँ पर धारा 8, धारा 8 का धारा 9, धारा 10, पहले ही बता दिया। धारा 10 में ये नियम बनाने की शक्ति है। क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है, इसमें राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार का द्वारा नियम बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसमें दिया गया? धारा 10 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्ति कौन कर सकता है? तो यहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 22 का आंसर बी आएगा, राज्य सरकार है ना। राज्य सरकार क्या कर सकती है? नियुक्ति कर सकती है। 23वां क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी कार्य के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी पुलिस अधिकारी शक्तियां दी जा सकती है, दी बिल्कुल दी जा सकती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी कार्य दहेज का निवारण करना होता, बिल्कुल करना है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दहेज संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जाता। भाई क्यों नहीं करेगा? ये तो बिल्कुल करेगा इस चीजों में। ये वाला तो गलत है। यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल नियुक्त किया जाएगा। तो 23 का जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो सी बनेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा दहेज संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों का साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाएगा? 24वां नंबर अपना क्वेश्चन बनता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता जिसमें कम से कम 2 महिला होगी, 3 समाज कल्याण कार्यकर्ता, 10 समाज कल्याण कार्यकर्ता जिसमें कम से कम 5 महिला होगी। किसी भी सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया जाता। तो ये सलाहकार बोर्ड है, इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें कम से कम कितनी महिला होती? 2 महिला होती है। तो ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज की परिभाषित
किस धारा में किया गया। देखो परिभाषा कोई भी अधिनियम आंख मूंछ के धारा 2, हाँ क ख ग घ बोले तो प्रॉब्लम आ जाएगा, वरना आंख मूंछ के धारा 2 किसमें संबंधित होता है, ये परिभाषा से। कोई भी अधिनियम की पुस्तक ले लो, धारा 2 जो होता है वो परिभाषाओं से संबंधित ही होता है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो कितनी सजा होगा। मैंने आपको कोई मामा हो, अरे लेने यार, तू सब तो लेते हैं, तुम भी लो, ऐसे करके कोई दुष्प्रेरित कर रहा है किसी लड़के को, तो अधिकतम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, कोई सजा नहीं, कम से कम 6 माह और 5 वर्ष। तो कम से कम आपको दुष्प्रेरण का 5 वर्ष की सजा हो सकती है या होगी। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो